नमस्कार, यूपीएस मानव की घटनासार करंट की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर घटनासार अर्धवार्षिकी 2025 जो आई है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि लगभग हर एग्जाम के लिए करंट एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है और करंट से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। करंट को इग्नोर करना एक बहुत घातक कदम माना जाता है। हम लोग घटनासार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इन्होंने अभी तक करंट को इग्नोर मोड पर रखा था, उनका करंट थोड़ा सा ठीक ठाक तैयार हो जाए, क्योंकि घटनासार का जो कवरेज है वो कंपेरेटिवली बाकी मैगजीन्स के मुकाबले अच्छा माना जाता है। और ये लगातार होता भी आ रहा है कि घटनासार, अकेले घटनासार लगभग 80 to 85% करंट को कवर कर लेती है। वहीं जिन लोगों ने दूसरे सोर्सेज से करंट को तैयार करके रखा है उनके लिए भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सप्लीमेंट्री सोर्स के रूप में घटनासार एक बेटर ऑप्शन होती है, और घटनासार को किसी भी कीमत पर इग्नोर करके एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग इस घटनासार को कर रहे हैं। हिंदी भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग चलते हैं। करंट के अलावा हिंदी आरओ के एग्जाम में सबसे बड़ा प्रपोर्शन जो है क्वेश्चंस का वो कवर करती है। आरओ में हम जानते हैं 200 सवालों का एक पेपर आएगा इस बार, जिसमें 140 सवाल जो होंगे वो जीएस से होंगे और 60 सवाल जो होंगे वो हिंदी से होंगे। और ये 60 सवाल एक बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो लेके चलते हैं। किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से इतने ज्यादा सवाल नहीं है, केवल हिंदी के 6 टॉपिक से 60 सवाल आ रहे हैं। ये हिंदी ही है जो आपको ये एग्जाम क्लियर करवाती है। अगर आपकी हिंदी तैयार है तो जीएस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाने पर भी आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। हिंदी इसमें बहुत कठिन भी नहीं आती, आसानी से इसमें 55 प्लस, और अगर थोड़ा सा और ध्यान दे दिया तो 60 क्वेश्चंस भी इसमें सही सही अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो हम हिंदी में अच्छा परफॉर्म करें, इसी पर्पज से हिंदी के कई सारे वीडियोस जो हैं वो चैनल पर मैंने डाले हुए हैं, जिसका फायदा भी देखने को मिला। जब पिछला जो कैंसल्ड एग्जाम था उसमें बहुत से साथियों ने 55, 58 और 59 क्वेश्चन तक सही सही अटेम्प्ट किए। तो ये वीडियोस तो हैं ही, इसके अलावा एक और इनिशिएटिव हो रहा है जिसमें आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको यूट्यूब के फ्री वीडियोस के अलावा और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एडिशनल वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस की पीडीएफ और उनके अलावा एडिशनल एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल भी मिलेगा। हिंदी के लिए अगर देखें तो मार्केट में वैसे तो बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नॉन स्टैंडर्ड बुक्स हैं और अलग अलग दूसरे पब्लिकेशंस की भी हिंदी की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है कि इन बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में भी कई जगहों पर गलतियां देकर रखी गई। कई सारी किताबों में तो बहुत सारी गलतियां हैं, कई सारी किताबों में कम है लेकिन गलतियां हैं। ठीक, यहाँ तक कि स्टैंडर्ड बुक्स में भी गलतियों की भरमार है। तो एक बात ये भी है इसके अलावा कि कई शब्द ऐसे भी हैं जिनका जो जवाब होना चाहिए वो कुछ और होना चाहिए, लेकिन आयोग उनके अपने खुद के जवाब तैयार करके रखता है। आयोग के अपने विलोम, आयोग के अपने तत्सम और पर्यायवाची हैं जिनको वो अक्सर फॉलो करता है, जो किताब में कुछ और दिए हैं लेकिन आयोग अपना जो जवाब है वो कुछ और मान के बैठता है। तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ज्योत्सना एक शब्द है, इसकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्तनी देके रखी गई, लेकिन आयोग अपनी एक अलग वर्तनी मान के चलता है। तो ये सब भी जानना जरूरी है। तो ये जो मटेरियल आपको यहाँ पर मिल रहा है उसमें इन सब बातों का भी ध्यान रखा गया है। जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो पूरी तरीके से एररलेस है। किताबों में जो गलतियां हैं उन गलतियों को भी इसमें सुधार लिया गया है। सभी स्टैंडर्ड बुक्स और जितनी भी बुक्स हैं उन सब का एसेंस इन शीट्स में जो आपको मिलेंगे उसमें शामिल है। साथ ही साथ, अच्छा, उसमें उनकी गलतियों को भी सुधार कर शामिल कर लिया गया है। आयोग, इसके अलावा आयोग अगर किसी चीज का कोई स्पेसिफिक आंसर ही मानता है तो उसको भी वहां पर मेंशन कर दिया गया है, जिससे कि आप उससे भी अवेयर रहें। इसके अलावा यहाँ पर इस इनिशिएटिव में डाउट्स का भी रेजोल्यूशन होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। टेस्ट भी इसमें शामिल है, लगभग 18 टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ये टेस्ट जो है ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है, बल्कि इन टेस्ट में उन पॉइंट्स को शामिल किया गया है जो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जहां पर आयोग आपको सबसे ज्यादा घुमा देता है, या वो टॉपिक्स, वो पॉइंट्स, वो शब्द जिनको लोग सबसे ज्यादा गलत करते हैं। इन टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप उन गलतियों को, उन कंफ्यूजन्स को आप पहले ही जान जाएंगे, उनसे पहले ही अवेयर हो जाएंगे, जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। 18 टेस्ट में, हर टेस्ट में 60 जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से टोटल लगभग ऐसे 1100 पॉइंट्स को कवर किया गया है जो कंफ्यूज करते हैं, जो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक,
तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेस्ट में अगर आप 50 के आसपास का भी स्कोर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि रियल एग्जाम में आप 55 प्लस के स्कोर के बराबर पहुंचेंगे। फीस भी इसकी बहुत ज्यादा नॉमिनल है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। इतनी फीस नहीं है कि आपको सोचना पड़े, और इतनी फीस में अगर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो ये ना के बराबर है। ठीक। तो अगर आप इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हिंदी ही आपको एग्जाम पास कराएगी, तो हिंदी में मजबूती लानी जरूरी है। एक बात और, यहाँ पर कोई ऐप नहीं है, सब कुछ व्हाट्सएप पर चलेगा। आपको सारा मटेरियल, वीडियोस और टेस्ट के लिंक्स जो भी होंगे वो सब व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। टेस्ट का आपको सॉल्व पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिससे आप उसकी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट ऑनलाइन होंगे, विद नेगेटिव मार्किंग मार्किंग होंगे, और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सेगमेंटल टेस्ट भी हैं, और जो एक असॉर्टेड टेस्ट होता है वो भी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हिंदी के लिए इनिशिएटिव की। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे करंट की बात कर लेते हैं। और पिछले दो वीडियोज में, ये तीसरा वीडियो है, पिछले दो वीडियोज में हम लोग करंट घटनासार का जो है वो पेज नंबर 31 तक कवर कर चुके थे, और आज हम पेज नंबर 31 से आगे चलेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो आज का पहला पॉइंट है वो एक विदेशी मेहमान की भारत यात्रा पर है। इसको आप ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको दे दूं, और आप भी ये ध्यान रखते हुए चलिए कि जो भी विदेशी यात्री, विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत आ रहे हैं, उनका एक सीक्वेंस बना लीजिए कि कौन से राज्य का, राष्ट्र का कौन सा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किस महीने को भारत आया था। क्योंकि इसके पहले पीसीएस के एग्जाम में एक दो बार ये हो चुका है कि उनके आने का सीक्वेंस पूछ लिया गया है। तो हमको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार होकर एग्जाम में जाना है। तो यहाँ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए। राष्ट्रपति का नाम था अनुराग कुमारा दिसानायके, जो कि दिसंबर 2024 को भारत की यात्रा पर रहे। स्पेसिफिकली डेट देखें तो 15 से 17 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर वो रहे हैं। और राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी जो उन्होंने भारत की करी। श्रीलंका के बारे में हम सभी जानते हैं, हमारा एक निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका को पहले कई सारे नामों से जाना जाता था। सीलोन कहा जाता था श्रीलंका को, पुराने जमाने में हम इसको सिंघल द्वीप या ताम्रपर्णी के नाम से भी जानते थे। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के नॉर्दर्न जो एरिया है वहां पर ये स्थित है, एक आइलैंड कंट्री है। और भारत से ये पाक जो जलसंधि है उसके द्वारा ये अलग होता है। यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि जो श्रीलंका है वो दुनिया के सबसे बड़े टी एक्सपोर्टर कंट्रीज में से एक है। ठीक। और इसी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके जो है भारत की यात्रा पर रहे। 16 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आए, हैदराबाद हाउस में उनका स्वागत हुआ। इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, मतलब ये है कि भारत अगर वो आए हैं तो किस वजह से आए हैं, क्या कोई समझौता हुआ है, और अगर समझौता हुआ तो उनमें इंपॉर्टेंट समझौते कौन कौन से हैं ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर है वो ये है कि दोनों देशों के बीच बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी एवं बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने तथा श्रीलंका से विद्युत संयंत्रों के लिए एलएनजी की आपूर्ति पर वार्ता में विचार किया गया। यहाँ पर जो वार्ता हुई यहाँ के राष्ट्रपति के साथ श्रीलंका के, उनमें कई सारी बातें, कई सारे समझौतों पर सहमति हुई। तो यहाँ पर पहली चीज है कि बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी के बारे में बात हुई, और बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन यानी कि मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन, एक ऐसी पाइपलाइन बिछाना दोनों देशों के बीच में जैसे पेट्रोलियम से रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स को उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और साथ ही साथ श्रीलंका से एलएनजी यानी कि लिक्विड जो नेचुरल गैस होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, उसकी आपूर्ति के लिए एक पाइपलाइन बिछाने के बारे में भी यहाँ पर बात करी गई है। साथ ही साथ कांके संतुराई नागपट्टिनम फेरी सर्विस की शुरुआत हो चुकी है भारत पर। और इसके अलावा रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच यात्री नौका सेवा की बहाली और श्रीलंका के काके संतुराई बंदरगाह के पुनर्वास की दिशा में काम करने की सहमति दोनों पक्षों में रही। बहुत सारा साउथ इंडिया में अगर हम लोग देखें तो साउथ इंडिया का बहुत बड़ा पोर्शन जो तमिल स्पीकिंग है, तमिलनाडु का और श्रीलंका दोनों के बीच में काफी ज्यादा संबंध है। बहुत से लोग हैं जिनके रिश्तेदार श्रीलंका में हैं, बहुत से लोग श्रीलंका जिनके रिश्तेदार इंडिया में है। तो म्यूचुअल यहाँ पर लोगों का आना जाना बना रहता है, और इस आने जाने को सुगम करने के लिए, आसान करने के लिए फेरी सर्विसेज शुरू करी जा रही हैं। और जो पहले फेरी सर्विसेज चलती थी और बीच में बंद हो गई, उनको भी दोबारा शुरू करने की बात इस वार्ता में करी गई है। साथ ही यहाँ पर सामपुल सोलर पावर प्रोजेक्ट के कार्य को तेज करने का निर्णय वार्ता में लिया गया। कि सामपुल जो सोलर प्लांट है,
जो बनाया जा रहा है श्रीलंका में भारत के सहयोग से, उसको तेज करने की बात यहाँ पर करेगी। तो ये सोलर पावर प्लांट है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, जो द्विपक्षीय व्यापार है, इस द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्रा में लेन देन को बढ़ावा देने पर भी बात हुई। भारत बड़े लंबे समय से ये बात कर रहा है कि वो डॉलर या दूसरी विदेशी करेंसीज पर उसकी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसकी डिपेंडेंसी कम हो। इसके तहत वो दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की बात कर रहा है। कई जगहों पर शुरू भी हो गई है, और श्रीलंका के साथ भी इसी बारे में बात हुई कि ये किसी दूसरे देश की करेंसी पर डिपेंड होने की बजाय अपना जो बायलैटरल ट्रेड है वो अपनी लोकल करेंसी में करें, इंडिया की करेंसी में और श्रीलंकन करेंसी में, दोनों के बीच के जो लेन देन है वो होने चाहिए, इससे डॉलर पर उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने अभी पिछली बार भी देखा था, पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़े लंबे समय से अपनी परमानेंट सीट के बारे में बात कर रहा है। और सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो चाइना है, और ये अलग अलग देशों के साथ लाइजनिंग कर रहा है जिससे कि वो देश इसका सपोर्ट करें और भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट जो है वो अटेन कर ले। इस संबंध में श्रीलंका से भी बात करी गई है, और श्रीलंका ने यहाँ पर कहा है कि जो परमानेंट सीट तो नहीं, लेकिन 2028-29 के लिए जो अस्थाई सीट है उसके लिए जो भारत की उम्मीदवारी है उसका वो श्रीलंका क्या करेगी, समर्थन करेगी। तो परमानेंट सीट तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हमारा हो, इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि जो रोटेशनल बेसिस पर जो 10 पोजीशंस होती हैं टेम्परेरी सीट्स पर, टेम्परेरी मेंबरशिप के लिए, उसमें हम पहुंचे 2028-29 में, और इसके लिए श्रीलंका ने कहा है कि वो हमारा सपोर्ट यहाँ पर करेगा। अगला है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता हेतु श्रीलंका के लिए भारत का पूर्ण समर्थन भारत की ओर से व्यक्त किया गया। श्रीलंका ये चाह रही है कि इंडियन ओशन जो रिम एसोसिएशन है उसकी अध्यक्षता उसके पास आ जाए। भारत ने कहा है कि हाँ, हम उसका सपोर्ट करेंगे। जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, बेसिकली वो क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन या हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडियन ओशन एरिया से सटे हुए या उसमें मौजूद देशों के रीजनल कोऑपरेशन और उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। स्थापना इसकी जो हुई थी वो मार्च 1997 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मॉरिशस के एबिन साइबर सिटी में है। तो यहाँ पर जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1997 में। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? हेड ऑफिस इसका है मॉरिशस में। मॉरिशस के एविन साइबर सिटी में इसका हेड ऑफिस है। इसको स्थापित करने की जो बात है वो सबसे पहले 1995 में उठाई गई थी, और वो उठाई थी साउथ अफ्रीका के उस समय के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। जब भारत की यात्रा पर आए थे तब उन्होंने ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन के गठन की बात कही थी। ठीक। और उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया 1995 में इसकी गठन की नींव पड़ी, और अल्टीमेटली 1997 में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो है वो स्थापना हुई। उसके पहले 1995 में इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव की शुरुआत कब हुई? 1995 में हुई। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1997 में हुई। तो इसको हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। आज की डेट की अगर बात करें तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में 23 मेंबर कंट्रीज हैं। कितनी हैं? 23 मेंबर कंट्रीज हैं, और इसके 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। मेंबर कंट्रीज में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट मेंबर कंट्रीज में एक इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस है, इंडोनेशिया है, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, थाईलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका, सोमालिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यमन वगैरह, कुल मिला के 23 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और हुई, जब यहाँ पर जब वार्ता जो भी यहाँ पर होनी थी वो हो गई, तो उसके बाद म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन भी किया गया। दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। कौन से? जिनमें एक है श्रीलंकाई जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके प्रशिक्षण के लिए, कि भारत जो है वो श्रीलंका के सिविल सर्वेंट्स को प्रशिक्षण देगा। सिविल सर्वेंट का मतलब, जैसे इंडिया में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं,
उनकी ट्रेनिंग होती है सिलेक्शन के बाद, वैसे ही श्रीलंका के साथ ये समझौता हुआ है कि भारत श्रीलंका के जो सिविल सर्विसेज के जो उम्मीदवार होंगे, जो उसके सिविल सर्वेंट्स होंगे, उनको वो प्रशिक्षण देगा। साथ ही साथ दोहरे करारोपण से संबंधित समझौता ज्ञापन पर भी यहाँ पर बात हुई। दोहरा जो करारोपण है बेसिकली वो क्या है, उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर जो टैक्स इंसिडेंस आ रहा होता है वो दो देशों में आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई इंडिया का कोई नागरिक है और वो इंडिया का नागरिक श्रीलंका में रहकर कोई काम कर रहा है और वहां पर कुछ पैसा कमा रहा है, तो श्रीलंका में पैसा कमाने पर उसको टैक्स कहाँ पर देना पड़ेगा, श्रीलंका में देना पड़ेगा। श्रीलंका भी टैक्स की बात करेगा कि भाई हमारे यहाँ पैसा कमा रहे हो तो हमको टैक्स दो। और वही आदमी क्योंकि भारत का नागरिक है, और इनकम टैक्स में एक कंसेप्ट होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो अगर वो इस कैटेगरी में आता है तो उसको इंडिया में भी टैक्स देना होगा, तो दो जगह टैक्स देना पड़ेगा उसको। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए और केवल एक ही जगह उसको टैक्स देना पड़े, इसके लिए देशों के बीच में ये डबल टैक्सेशन जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो किए जाते हैं। भारत ने दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ ये एग्रीमेंट करके रखे हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन यहाँ पर भी श्रीलंका के साथ साइन किया गया है। अगला है कतर के अमीर शेख तमीम बिन की भारत यात्रा। कतर के अमीर भारत आए। अभी हम लोगों ने कुछ महीनों पहले देखा था कि भारत की नौसेना के कुछ रिटायर्ड अफसर जो किसी दूसरे देश की शिप में काम कर रहे थे, उनको कतर ने पकड़ लिया था और उनको मृत्यु दंड देने की बात कही गई थी, और बाद में उनको सबको छोड़ दिया गया और भारत वो सकुशल लौट आए। तो ये वही वाला कतर है। और यहाँ के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी एक शिष्टमंडल के साथ 2 दिनों के लिए 17 से 18 फरवरी के बीच में भारत की राजकीय यात्रा पर आए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बातें हमारे पास हैं वो क्या है, इनके यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी स्थापना समझौते की स्थापना के लिए आपसी समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए, यानी कि एग्रीमेंट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत और कतर के बीच में एक द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की स्थापना करने के लिए एक समझौते पर भारत और कतर के बीच में हस्ताक्षर किए गए हैं। अब क्योंकि ये रणनीतिक साझेदारी कतर के साथ हो रही है, लेकिन इस रणनीतिक साझेदारी से संबंधित इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से क्या हो रहा है, इससे एक खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें 6 मेंबर कंट्रीज हैं, इन 6 मेंबर कंट्रीज में अब बहरीन के अलावा बाकी सभी 5 देश, जिनमें कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है और कुवैत है, इनके साथ अब भारत के जो रणनीतिक संबंध है वो स्थापित हो गए हैं। यानी कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ भारत का इस तरीके का समझौता पहले से था, कतर के साथ अब हो गया है, बहरीन के साथ अभी नहीं हुआ है। तो जो गल्फ ऑपरेशन काउंसिल है उसके 6 में से 5 देशों के साथ अब भारत का स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो हो चुका है। साथ ही यहाँ पर भी दोहरे कराधान से बचाव के लिए संशोधित समझौते के लिए भी अलग से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अभी हम लोगों ने बात करी श्रीलंका के साथ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की, वहीं कतर के साथ हमारा जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है वो पहले से चला आ रहा है, इसमें कुछ बदलाव किया गया है और उस बदलाव के लिए यहाँ पर फिर से एक संशोधित समझौता उसके साथ किया गया है। ठीक, फिर दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए रणनीतियों का पता लगाने पर सहमति के साथ द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की संभावना का पता लगाने के लिए भी सहमति दोनों पक्षों में बनी। ये उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हमको खास ध्यान देना है। ये क्या कह रहा है कि दोनों देशों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि दोनों देशों के बीच का जो बायलैटरल एग्रीमेंट है उसको 2030 तक दोगुना कर देना है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य दोनों पक्षों ने निर्धारित किया। इस पर सवाल बन सकता है कि भारत और कतर के बीच जो जो बायलैटरल ट्रेड है उसको किस वर्ष तक दोगुना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। भारत और जो कतर है ये 2030 तक अपना जो बायलैटरल ट्रेड है उसको डबल करने की तरफ जो कदम है वो बढ़ाएंगे। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो एफडीआई है, ये एफडीआई
और विदेशी संस्थागत निवेश, दो चीजें हैं देखिए, एक होता है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी संस्थागत निवेश है उसको एफआईआई बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। दोनों में अंतर क्या है? जनरल मोटे तौर पर अगर हम अंतर समझना चाहें यहाँ पर, तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर कोई विदेशी व्यक्ति, विदेशी संस्था, विदेशी कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि कोई नई फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है, पहले से चले आ रहे किसी प्रोजेक्ट या उसमें इन्वेस्टमेंट जनरली नहीं करती है। जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि पहले से चली आई किसी परियोजना में, पहले से चल रही किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वो शेयर के रूप में हो सकता है, डिवेंचर के रूप में हो सकता है। ये मोटा मोटा अंतर इनके बीच में है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मोटे तौर पर ये होता है, दोनों में से जो ज्यादा फायदेमंद होता है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक नया बिजनेस शुरू हो रहा है, और उस नए बिजनेस के शुरू होने की वजह से क्या होता है, नए बिजनेस के शुरू होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। अगर किसी ने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए तो इससे इन्वेस्टमेंट तो हो गया, लेकिन उस कंपनी में नई जॉब ओपनिंग्स नहीं आ रही है, नया जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं जनरेट हो रहा है। जबकि एफडीआई जब होगा तो नई चीज शुरू होगी और इससे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी होता है। इसीलिए जो देश की सरकारें हैं वो एफडीआई को क्या करती हैं, ज्यादा तरजीह देती हैं। ठीक। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत जो निवेश है यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, उसके अनुकूल माहौल बनाने में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए भारत में अपने निवेश को 1.5 से 10 अरब डॉलर करने की प्रतिबद्धता कतर ने व्यक्त करी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक पॉइंट है कि कतर ने क्या कहा है। कतर ने ये कहा है कि वो भारत में उसका जो इन्वेस्टमेंट है 1.5 अरब डॉलर का, उसको बढ़ाकर 10 अरब डॉलर कर देगा। ये पूरा का पूरा पॉइंट हमारे पास दो ऐसी चीजें लेके आता है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस कंपेरेटिवली ज्यादा हैं। कुल कितने समझौते हुए हैं? कुल 7 अलग अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, 7 समझौतों पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक। इसके इसमें अगर देखें तो द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी की स्थापना हम लोगों ने अभी देखी। दोहरे करारोपण से बचाव, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अलावा वित्तीय और आर्थिक सहयोग, ये अभी जो एफडीआई और एफआईआई वाला हम लोगों ने देखा, ये भी एक समझौता है। फिर युवा और खेलकूद में सहयोग, इन्वेस्ट इंडिया व इन्वेस्ट कतर के बीच सहयोग, और भारतीय उद्योग परिसंघ और कतर व्यवसायी संघ के बीच में समझौता जो हुआ है वो भी इन 7 समझौतों में शामिल है। कतर की हमारे लिए इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कतर भारत को एनर्जी सप्लाई करने वाले देशों में टॉप पोजीशंस में आता है। भारत को सर्वाधिक मात्रा में जो एलएनजी है उसकी आपूर्ति कतर के द्वारा ही की जाती है। यानी कि भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा जो सप्लायर है, सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, कतर तो एक्सपोर्टर हुआ और हम क्या हो गए, हम इंपोर्टर हो गए। ठीक है, वो कौन है? वो कतर ही है। 2022-2023 में दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड हुआ था वो 18.77 अरब डॉलर था, जिसमें भारत ने कतर को 1.96 अरब डॉलर का निर्यात किया था और कतर से भारत को आया 16.8 अरब डॉलर का था। अब ये चीज मुझे बताइए, ये आपको है, मैं इसको बता चुका हूँ। यहाँ पर मुझे बताइए कि भारत जो है वो कतर को 1.96 अरब डॉलर का जो है वो निर्यात कर रहा है, और कतर ने भारत को 16.8 अरब डॉलर का वो किया है। तो यहाँ पर मुझे बताइए कतर और भारत के बीच में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? यानी कि जो है, जो एक ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड सरप्लस है, ये मुझे आप बताइए, व्यापार का घाटा है या व्यापार का लाभ है? अच्छा, इसमें क्या है, 16.8 अरब डॉलर का कतर ने माल भेजा भारत को, जिसमें 8.32 अरब डॉलर का एलपीजी और एलएनजी के अलावा दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन और प्लास्टिक जो है वो भी कतर से भारत जो है वो इंपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर अगला है हमारा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा एआई कोशा, एआई कंप्यूटर पोर्टल और फाउंडेशन एआई मॉडल जो है वो लॉन्च किया गया है। एआई कोशा, एआई कोश है बेसिकली, इंग्लिश में KOSHA लिखते हैं तो वो कोशा हो गया। यहाँ ये जो चीजें हैं बेसिकली, ये चीजें संबंधित किससे हैं? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, तो इनको
ध्यान से समझना है। हमारे देश में जो एआई मिशन है वो भी चल रहा है। तो एआई कोशा बेसिकली क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे इसको कवर करते हैं। जो एआई कोश है या एआई कोशा है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक इम्पोर्टेंट फोरम है। और ये बेसिकली एक रिपोजिटरी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इनोवेशन को और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। और इसको बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिति है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत एआई कोशा को लॉन्च किया गया है। ये जो एआई कोशा है बेसिकली ये क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और इनोवेशन को स्पीड अप करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिपॉजिटरी के रूप में ये काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में काम करेगा, एक सेंट्रलाइज्ड डिपॉजिटरी के रूप में काम करेगा। जो एआई कोशा है बेसिकली एक सेफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेट प्लेटफॉर्म है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को डेवलप करने के लिए गैर व्यक्तिगत डेटा सेट यानी कि नॉन पर्सनल डेटा सेट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें नॉन पर्सनल डेटा सेट को स्टोर करके रखा जाएगा, जिसका इस्तेमाल किया जा सकेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को और टूल्स को डेवलप करने के लिए। और इससे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और इनोवेशन को गति मिलेगी। अब बात आती है कि नॉन पर्सनल डेटा सेट या गैर व्यक्तिगत डेटा सेट, जिसको शॉर्ट में एनपीडी बोलते हैं, वो होता क्या है? तो जो नॉन पर्सनल डेटा सेट है वो एक ऐसा डेटा सेट मतलब डाटा, जिसमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होती जिसका उपयोग किसी नेचुरल पर्सन या किसी खास आदमी की पहचान करने के लिए किया जा सके। इसको ऐसा समझें कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम की कॉपी में अपना नाम लिखते हैं, आप अपना रोल नंबर लिखते हैं, ठीक। और अगर ये कॉपी एज इट इज एग्जामिनर के पास चली जाए जिसमें आपका नाम भी लिखा हो, आपका रोल नंबर भी लिखा हो, तो वो एग्जामिनर आपकी पहचान कर सकता है कि भाई ये किसकी कॉपी। और ऐसे में बेईमानी की या किसी भी दूसरे तरीके की जो मैनिपुलेशन है उसकी संभावना बढ़ जाएगी। तो जब हम कॉपी एग्जामिनर के पास भेजते हैं तो उसमें इन सारी इंफॉर्मेशन को हटा देते हैं और एक कोडिंग कर दी जाती है। तो एग्जामिनर के पास केवल एक कोड जाता है और एग्जामिनर के पास ना तो आपका नाम होता है और ना ही आपकी कोई पहचान होती। तो ये एक तरीके का क्या हो गया? नॉन पर्सनल डेटा हो गया, जिसमें आपकी पहचान एग्जामिनर कभी भी नहीं जान पाएगा कि ये किसकी कॉपी है, ठीक है। तो वैसे ही ये नॉन पर्सनल जो डेटा सेट होते हैं ये ऐसी जानकारी होती है, ठीक है, जिसमें आपकी पहचान जाहिर नहीं हो सकती है। यानी कि इसका उपयोग किसी प्राकृतिक व्यक्ति या किसी स्पेसिफिक पर्सन की पहचान करने के लिए नहीं किया जा सकता। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये वो डेटा होता है जिससे किसी की पहचान जो है वो उजागर नहीं होती है। जैसे मौसम का डेटा हो गया, मौसम के डेटा में तापमान का डेटा, वर्षा का डेटा, हवा की गति कितनी रही है, किसी सप्लाई चेन का डेटा हो गया, स्टॉक की कीमतें हो गई, सेंसर से मिला हुआ डेटा वगैरह वगैरह, ये जो चीजें हैं वो हमारे पास हो जाती हैं। इसके अलावा एक और डेटा यहाँ पर होता है। ये डेटा जो पहले तो पर्सनल डेटा था लेकिन बाद में उसको एनोनिमाइज्ड कर दिया गया। जैसे आपकी कॉपी का मैंने एग्जांपल दिया, पर्सनल डेटा था, आपका नाम था, आपका रोल नंबर था, पहचान में आ जाएंगे। लेकिन जब हमने उसको कोडिफाई कर दिया और आपके नाम नंबर को वहां से हटा दिया तो ये कैसा हो गया? ये एक ऐसा डेटा हो गया जो एनोनिमाइज्ड हो गया, है ना। इस पे एग्जांपल से और समझते हैं कि एक फूड डिलीवरी सर्विस ने कुछ डेटा इकट्ठा किया। कैसा डेटा? ऑर्डर जब हम करते हैं तो उसमें अपना नाम देते हैं, अपना पता देते हैं, अपना फोन नंबर देते हैं, जो कि पर्सनल जानकारी होती है। इनसे हमारी पहचान की जा सकती है। तो अगर ऐसी पहचान की जा सकने वाली जानकारियों को हटा दिया जाए और उन्हें किसी ऐसे कोड से बदल दिया जाए जिससे उस पर्सन की पहचान ना हो सके, तो ऐसा डेटा सेट क्या बन जाएगा? अनोनिमाइज्ड हो जाएगा और इसको एक गैर व्यक्तिगत डेटा सेट कहा जा सकेगा, ठीक। मतलब आपकी पहचान जिससे ना की जा सके ऐसा डेटा सेट गैर व्यक्तिगत डेटा सेट या नॉन पर्सनल डेटा सेट कहलाता है, ठीक। क्लियर? अच्छा, अब एआई मिशन की हम लोगों ने बात की, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि भारत सरकार ने क्या किया था देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारा भारत पीछे ना रहे इसके लिए भारत सरकार ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में इनोवेशन को, रिसर्च को, डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव शुरू किया था। इसका नाम है इंडिया एआई मिशन। और इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या है?
वो है कि भारत को ग्लोबली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैप है, जो एक मानचित्र, उसमें एक एक मेन प्लेयर के रूप में, एक मेजर प्लेयर के रूप में स्टैब्लिश किया जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट जो है वो सभी नागरिकों को मिले। ठीक। ये जो आरटी इंडिया एआई मिशन है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 7 मार्च 2024 को की गई थी। ध्यान रखने वाली बात है, जो इंडिया एआई मिशन है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी कि इसको जो लॉन्च किया गया था, वो किया गया था 7 मार्च 2024 को किया गया था। और इसके लिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था, उसने 10,371.92 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ इस मिशन को मंजूरी दी थी। ठीक। तो ये एक ओवरऑल हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इन बातों से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो उसको आप ये मत समझिएगा कि हम लोग बहुत डिटेल में जा रहे हैं, सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यात्रा में एक मील का पत्थर यानी कि एक माइलस्टोन को एस्टैब्लिश करते हुए 6 मार्च 2025 को जो केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल, एआई कोशा, डेटा सेट प्लेटफॉर्म सहित कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको लॉन्च किया था। जैसा हम लोगों ने देखा कि ये जो कदम है, ये इंडिया एआई मिशन के तहत उठाए गए हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिसोर्स है, जो उन तक पहुंच को बढ़ाना, इनोवेशंस को प्रोत्साहित करना, और भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को डेवलप करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और एआई कोषा, जैसे हम लोगों ने बात की थी अभी, कि एआई कोष जो है वो सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी है, जिसमें नॉन पर्सनल डेटा स्टोर करके रखा जाएगा, और इसका इस्तेमाल करके लोग एआई मॉडल और एआई टूल्स को डेवलप कर सकेंगे। तो ये क्या करेगा? ये एक प्रमाणित डेटा प्रदान करेगा, एक सर्टिफाइड डेटा प्रदान करेगा, और इससे जो एआई मॉडल का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा वो आसान बनेगा। क्योंकि देखिए, किसी भी एआई टूल को, चाहे वो जनरेटिव एआई टूल हो जैसे चैट जीपीटी है, ठीक, इनके लिए एक लार्ज सेट ऑफ डेटा चाहिए होता है इनको ट्रेन करने के लिए। तो ये डेटा एक सर्टिफाइड, एक प्रमाणित डेटा यहाँ से उनको मिल सकेगा, जिससे जो रिसर्चर्स हैं और जो दूसरे व्यवसायी वगैरह हैं उनको एक मजबूत जो एआई एप्लीकेशन उसको बनाने में मदद मिलेगी। और हम लोगों ने कुछ देर पहले, कुछ दिनों पहले करंट में देखा था, शायद आपको याद हो, याद है तो कमेंट में लिख के बताइए, कि भारत सरकार जो है उसने अपना एक स्वदेशी एआई टूल, जनरेटिव एआई टूल बनाने के लिए एक स्टार्टअप को से बात करी है। वो स्टार्टअप कौन था, मुझे उसका नाम बताइए। ठीक है। तो अब ये जो एआई कोश है, ये हाई क्वालिटी वाले गैर व्यक्तिगत डेटा यानी कि नॉन पर्सनल डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करेगा इन लोगों को। और इससे जो एआई डेवलपर्स हैं और जो मॉडल निर्माता हैं, उनके लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं और जो रिक्वायर्ड एक मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, वो उनको मिलेगा। ठीक। भारत केंद्रित एआई मॉडल यानी कि इंडिया सेंटर्ड, इंडिया सेंटर्ड का मतलब क्या है? इंडिया जो है वो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मॉडल है वो बनाना चाह रहा है, जिसमें इंडियन वैल्यूज इन्वॉल्व हो, जो एथिकल हो, और इंडिया के लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? इंडिया सेंटर्ड, इंडिया केंद्रित एआई मॉडल। और इसको बनाने के लिए क्यूरेटेड डेटा प्रदान करने के साथ ही साथ, क्यूरेटेड डेटा का मतलब है जो जरूरी और आवश्यक डेटा है, चुना हुआ डेटा है, वो प्रदान करने के साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उन सभी को एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट में सहायता करेगा। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सरकार उसकी सहायता कर रही है। फिर बात आती है फाउंडेशनल मॉडल। फाउंडेशनल मॉडल बेसिकली क्या होता है? एक शुरुआती मॉडल होता है जिसको ट्रेन किया जाता है, मतलब बन गया है मॉडल, अब उसको ट्रेन करना है कि अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्स करना है, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे बात करनी है, किस तरीके से जवाब देना है, कैसे सिचुएशंस को डील करना है, कैसे चीजों को, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, उनको रिप्रोड्यूस करना है। ये एक शुरुआत में मॉडल बनाने के बाद उसको ट्रेन किया जाता है, और फिर हमारा जो फाइनल मॉडल, ट्रेंड मॉडल है, वो उभर कर सामने आता है। तो फाउंडेशनल मॉडल वह बड़ा एआई मॉडल होता है जिसे विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है, और जो विभिन्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यों को करने में सक्षम होता है, जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, मेटा, लामा वगैरह। ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। और एक चीज और यहाँ पर अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि केंद्रीय मंत्री
जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने ये कहा है कि अगले 3 से 4 वर्षों में भारत अपना स्वयं का जीपीयू विकसित करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा हैवी प्रोसेसिंग होती है, जिसमें जीपीयूज का इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं ये बहुत बिजली भी खाते हैं और ये बहुत फास्ट भी होते हैं। तो अभी जो दुनिया भर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं वो एनवीडिया और ऐसे ही दूसरी कंपनीज के जीपीयूज पर डिपेंडेंट है, और भारत ये कह रहा है कि हम अपना खुद का जीपीयू जो है वो डेवलप करेंगे अगले 3 से 4 घंटों में, 3 से 4 सालों में डेवलप करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखें कि जीपीयू को इस्तेमाल करने की कॉस्ट होती है, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसका उपयोग 100 रुपये प्रति घंटे से कम कीमत पर किया जा सकेगा, जिससे दुनिया के सबसे किफायती एआई कंप्यूटिंग सेवाओं में से एक बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें भारत के अपने एआई मॉडल के लिए 67 आवेदन पहले ही आ चुके हैं। ये वाला पॉइंट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एआई कोशा था, सारी चीजें ध्यान रखनी। अगला है इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल। इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल बेसिकली जीपीयू जिनकी हम लोगों ने बात करी है, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह वगैरह से संबंधित है। यहाँ पर ये जो इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल है इसकी घोषणा भी एक इम्पोर्टेंट घोषणा है, और इसमें ये कहा गया है कि इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा, जो 18,000 से ज्यादा जीपीयू, क्लाउड स्टोरेज और अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज तक लोगों को पहुंच प्रदान करेगा। इसका इस्तेमाल करके जीपीयूज को इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरी एआई सर्विसेज को भी यूज किया जा सकेगा। और इसको डिजाइन किया गया है किसके लिए? छात्रों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, गवर्नमेंट बॉडीज के लिए डिजाइन किया गया है। और ये एआई मॉडल के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग संसाधन जो है वो प्रदान करेगा, यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रदान करेगा। ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखिए जीपीयू तो चाहिए ना, जीपीयू अब हर इंसान, कोई कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर काम करना चाहता है या उसको डेवलप करने का कोई आइडिया उसके दिमाग में आया, तो वो कहाँ से रिसोर्सेज लेके आएगा? तो ये जो चीज है यहाँ पर वो जीपीयूज का इस्तेमाल कर सकेगा, स्टार्टअप्स का इस्तेमाल, सॉरी जो क्लाउड स्टोरेज उसका इस्तेमाल कर सकेगा। तो ये उन लोगों के लिए डेवलप किया जाएगा। ठीक, और इससे क्या होगा? सस्ती दरों पर संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और भारत का अपना फाउंडेशनल एआई मॉडल विकसित करने में सहायक होगा। इससे मुझे लगता है कि एक सवाल तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में आने वाला है। फिर राष्ट्रीय जल मार्गों मार्गों से कार्गो परिवहन हेतु जलवाहक योजना शुरू करी गई है। ठीक, राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज, आगे बढ़ने से पहले नेशनल वाटरवेज को समझ लेते हैं। नेशनल वाटरवेज का मतलब क्या है? नाम से ही जाहिर है, ऐसे राजमार्ग होते हैं वैसे ये क्या है? वैसे ये जलमार्ग है, यानी कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मूवमेंट के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाएगा, जलमार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा, नदियों का इस्तेमाल किया जाएगा। और भारत में जो एक अधिनियम बनाया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, और उसके तहत अभी तक कुल 111 वाटरवेज को, 111 जलमार्गों को नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया जा चुका है। हालांकि इसके पहले 5 नेशनल वाटरवेज को घोषित किया गया था, और ये जो 111 है इनमें 5 पहले से बनाए हुए, पहले से डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवेज शामिल हैं। ये जो 111 जो नेशनल वाटरवेज हैं, 111 जो नेशनल वाटरवेज हैं, इनकी जो कुल लंबाई है वो लंबाई है लगभग 20,375 किलोमीटर। टोटल लेंथ लगभग 20,375 किलोमीटर, और देश के 24 राज्यों में फैले हुए हैं। हालांकि जो 111 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए गए हैं इन सभी पर अभी काम नहीं शुरू हुआ है। ठीक, लेकिन जो पुराने 5 हैं अगर उनको देखें तो जो नेशनल वाटरवे पहला है वो क्या है? वो गंगा नदी पर है, हल्दिया से प्रयागराज के बीच में, और इसको बेसिकली गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम पे इसको बनाया गया है। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है।
इसके बाद जो नेशनल वाटरवे 2 है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी और सरिया के बीच में, 891 किलोमीटर लंबा, असम राज्य में है। तीसरा नेशनल वाटरवे हमारा जो है वो पश्चिमी तट नहरों पर है, ठीक, 205 किलोमीटर का। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं। ठीक, यहाँ पर हम इसको अगर देखें तो ये जो जलवाहक योजना है बेसिकली क्या है। जलवाहक योजना नेशनल वाटरवे नंबर 1, हम लोगों ने देखा था नेशनल वाटरवे नंबर 1 किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। ठीक, हल्दिया से प्रयागराज के बीच में। और नेशनल वाटरवे 2 किस पर है, अभी देखा, ब्रह्मपुत्र नदी पर है हमारे पास, आसाम में धुबरी से सदिया के बीच में। और नेशनल वाटरवे वे 16 जो कि बराक नदी पर है। इनके माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए ये जो योजना है जलवाहक योजना, इसकी शुरुआत करी है। किसने करी है? केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने करी है 15 दिसंबर 2024 को कोलकाता से। तो कोई भी नई योजना शुरू होती है तो उस योजना के शुरू होने की तारीख और कहाँ से शुरू की गई है ये भी पूछ लेता है अक्सर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इस योजना के तहत हो क्या रहा है, इस योजना के तहत जो नेशनल वाटरवे 1 है, इस पर कोलकाता, पटना, वाराणसी, पटना कोलकाता खंड पर, और नेशनल वाटरवे 2 पर कोलकाता और गुवाहाटी के पांडु के बीच में कार्गो जो एक शिपमेंट शिप सर्विस है वो शुरू करी गई है। ठीक है, बाकी चीज यहाँ पर हमारे लिए जरूरी नहीं है, इतना बात ध्यान रखना है। इसी तरीके से नेशनल वाटरवे 2, इसमें इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट IBPR के माध्यम से कोलकाता से पांडु के बीच का जो ब्लॉक है उसमें सर्विसेज शुरू करी जाएंगी। और यहाँ पर जो सर्बानंद सोनोवाल जी जो है, जो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने MV त्रिशूल, MV AI और MV होमी भाभा को कोलकाता की जियाल जेट्टी से हरी झंडी दिखाकर कार्गो के लिए रवाना किया है। तो वो कार्गो शिप्स हैं ये, MV त्रिशूल, MV AI और MV होमी भाभा, ये कार्गो शिप्स हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो नेशनल वाटरवेज हैं, इनके विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके रखरखाव के लिए और इनके रेगुलेशन के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, 1986 में ही बना दी गई थी, जिसका नाम था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI। हिंदी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, स्थापना 1986 में हुई। अगला है रेखा गुप्ता, दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। यानी कि 9वीं मुख्यमंत्री हैं ओवरऑल मिला के, और चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। क्यों? क्योंकि इनके पहले 3 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की हो चुकी हैं, शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी, और अभी आतिशी जी जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और इनके बाद, इन 3 के बाद, ये चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। और 19 फरवरी 2025 को इनको विधायक दल का नेता चुना गया। साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 20 फरवरी को शपथ ग्रहण अपनी ली। तो शपथ ग्रहण कब हुई ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट चीज है कि दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री और चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी, अन्य महिलाएं हैं जिन्होंने ये पद संभाला है। बस, और कुछ नहीं इसमें पढ़ना है हम लोगों को। इसी लगे हाथ मुझे ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, फिर है बंगाल, लगातार तीसरे साल पक्षी गणना में भारत में सबसे आगे। यानी कि बंगाल में पक्षी गणना हुई है, इंग्लिश में बोले तो क्या हुआ है, बर्ड सेंसस हुआ है। बर्ड सेंसस की जरूरत क्यों होती है? कई सारे कारण हैं जिनके लिए हमको पक्षियों की गिनती करनी होती है। पक्षी जो है वो एक इंडिकेटर होते हैं इकोलॉजी के, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के। इसके अलावा जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, साइंटिफिक रिसर्च है, इनके लिए भी पक्षियों की गणना जरूरी होती है। ठीक है, और इन्हीं सब कामों की वजह से और साथ साथ लोगों का जुड़ाव भी पर्यावरण से बढ़ता है अगर उनको किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व कर लिया जाए तो इन सब कामों की वजह से पक्षी गणना शुरू करी गई थी और बंगाल यहाँ पर टॉप पर आया है। और वो भी पहली बार नहीं, लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल देश में सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना में शीर्ष स्थान पर आया है। और इसका नाम क्या है इस पक्षी गणना का? इसका नाम है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, GBBC, जिसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, आम जनता को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये GBBC दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है।
जिसमें दुनिया भर के जो बर्ड लवर्स हैं, जो पक्षी प्रेमी है, वो हिस्सा लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। जीबीबीसी 2025 का जो आयोजन है वो 14 से 17 फरवरी तक हुआ था और पूरे भारत में 1068 पक्षी प्रजातियों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया। 1068 बर्ड स्पीशीज को यहाँ पर उनका डॉक्यूमेंटाइजेशन किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में 543 पक्षी प्रजातियों की गणना हुई है। यानी कि पूरे भारत में 1068 बर्ड स्पीशीज देखी की गणना हुई है और बंगाल में अकेले 543 543 बर्ड स्पीशीज की हुई है। तो इस लिहाज से जो पश्चिम बंगाल है वो यहाँ पर सबसे आगे निकला है। और ये चीज बताती क्या है, ये बताती है कि जो बंगाल है इसमें समृद्ध जैव विविधता है, यानी कि एक रिच बायोडायवर्सिटी है। और जो सक्रिय पक्षी प्रेमी है उनका योगदान भी बंगाल में ज्यादा रहा है। दार्जिलिंग ने बंगाल में सबसे ज्यादा 252 प्रजातियों की गणना करी है। हालांकि 2024 में दार्जिलिंग में 308 प्रजातियों की गणना की गई थी, तो उस मुकाबले कम है, फिर भी अभी के हिसाब से ज्यादा है। जो साउथ 24 परगना है इसने सबसे ज्यादा 513 चेकलिस्ट अपलोड करी। कुछ दुर्लभ पक्षी, कुछ रेयर बर्ड स्पीशीज भी यहाँ पर देखी गई, जिनमें कौन कौन से, जिसमें है इबिस बिल जलोंग, उत्तर बंगाल में देखा गया। स्पॉटेड क्रैक बारुईपुर में, कॉमन स्टर्लिंग मालदा में देखा गया। ठीक है। अगर हम भारत में पक्षियों की प्रजातियों के हिसाब से देखें अगर, तो कौन से राज्य टॉप पर हैं, तो यहाँ पर देखें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 543 बर्ड स्पीशीज की गणना की गई। नंबर 2 पर उत्तराखंड है जहां पर 446 बर्ड स्पीशीज की गणना की गई। असम में 414, महाराष्ट्र में भी 414 और कर्नाटक में 380 बर्ड स्पीशीज की गणना की गई। ये जो जीबीबीसी है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, इसकी शुरुआत हुई है वो 1998 में शुरू हुई थी और भारत ने पार्टिसिपेशन 2013 से लेना इसमें शुरू किया था। 2025 में 5300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें 344 जो पार्टिसिपेंट थे वो बंगाल से थे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। डिजिटल पायलट लाइसेंस बोलें या इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस बोलें, एक ही बात है। मतलब ये है कि अब यहाँ पर पेपर फॉर्म में जो लाइसेंस है वो नहीं होंगे, सभी जो पायलट्स होंगे वो उनको इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल रूप में जो लाइसेंस है वो जारी किया जाएगा। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश है। पहला देश कौन सा है? पहला देश है हमारा पड़ोसी चाइना। दूसरा कौन है? दूसरा बन गया है इंडिया। तो भारत ने क्या किया है, अपने विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया है। और इसके साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाया है। इसको शुरू कब किया गया? इसको शुरू किया गया 20 फरवरी 2025 को शुरू किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है पायलटों के लिए लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान और डिजिटल बनाना, सुरक्षा यानी कि सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और जो दक्षता यानी कि जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ावा देना, और जो एविएशन सेक्टर विमानन क्षेत्र है उसमें डिजिटल परिवर्तन को स्पीड अप करना, उसको गति देना। होगा क्या? आप जो ईपीएल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का फॉर्मेट में ये लाइसेंसेज होंगे तो इनके लागू होने से जो कागजी कार्रवाई होगी वो कम हो जाएगी, लाइसेंस प्रक्रिया आसान हो जाएगी, पायलट प्रमाण पत्रों की रियल टाइम ट्रैकिंग पॉसिबल होगी, सर्टिफिकेशन संभव होगा, धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होगी और रेगुलेटरी कंप्लायंस यानी कि नियामक अनुपालन जो होगा वो भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सभी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होंगी, कभी भी कहीं पर भी क्रॉस चेकिंग उनकी की जा सकेगी, उनका डिजिटल ट्रेस जो है वो पता किया जा सकेगा। ठीक है। तो अभी तक पारंपरिक भौतिक लाइसेंस यानी कि जो फिजिकल कागज के रूप में जो मिलते थे, उन लाइसेंसेस की जगह पर अब ईपीएल डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा, जिससे ईजीसीए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा। यहाँ पर अगली चीज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और इसी में इंक्लूडेड है। वो क्या है? भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में से एक है। और जो सबसे बड़ा योगदान किसका है? पूरे देश का आम नागरिक जैसी रीजनल जो कनेक्टिविटी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि इससे जो विमान यात्राएं हैं वो सस्ती हो रही हैं। इससे वो सारे रूट जो पहले
यूज नहीं होते थे, वो रूट्स पर भी विमान यात्राएं शुरू कर दी गई हैं, विमान सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। तो इससे ये जो मार्केट है वो बढ़ा है। और यहाँ कहा जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में 20,000 नए पायलटों की रिक्वायरमेंट होगी। 5 सालों में 50 नए हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा। और अगले जो डिकेड आएगा उसमें 120 नए घरेलू उड़ान मार्गों की शुरुआत की जाएगी। और हवाई अड्डों के लिए डिजिटल ट्विन सिस्टम डेवलप किए जाएंगे, जिससे रियल टाइम जो डिसीजन मेकिंग है वो उसकी क्षमता बढ़ेगी। फिर है भारत की पहली डेडिकेटेड जीसीसी नीति 2025 को लॉन्च किया गया है। ये जीसीसी का मतलब होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। जीसीसी का मतलब क्या होता है? जीसीसी होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इन्हीं को ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स भी बोलते हैं, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स भी इन्हीं को बोला जाता है। इनको कैप्टिव सेंटर भी कहा जाता है। तो इन तीन में से किसी भी नाम से पुकारने एक ही बात है, कैप्टिव सेंटर बोले, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स बोले, या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बोले, एक ही बात है। लेकिन ये होते क्या है? ये ऐसे सेंटर्स होते हैं जिन्हें बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज किसी दूसरे देश में स्टैब्लिश करती हैं, खास तौर से किसी डेवलपिंग कंट्री में स्टैब्लिश करती हैं जैसे भारत। और ये क्यों करती हैं? ये इसलिए करती हैं जिससे कि वो अपने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे आईटी सर्विसेज, जो कस्टमर सर्विसेज है, फाइनेंसिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, डेटा एनालिसिस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे काम है, उनको वहां से ऑपरेट कर सकें। क्यों कर सकें? क्योंकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में जो लेबर कॉस्ट होती है वो सस्ती होती है। ठीक, इस वजह से यहाँ पर इसको एस्टैब्लिश करने के बाद ये सारे काम वो वहां के लोगों से करवा लेते हैं, और उनकी जो लागत होती है, जो कॉस्ट होती है, वो कम हो जाती है। और इसीलिए ये सेंटर अक्सर उस देश में बनाए जाते हैं जहां पर लागत कम होती है और स्किल्ड मैन पावर जो है उसकी उपलब्धता, उसकी अवेलेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल है भारत, फिलीपींस, पोलैंड जैसे जो देश हैं वो इसके लिए माफिक मुफीद माने जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो भी सेंटर्स बनाए जाते हैं पूरी तरीके से उसी विदेशी कंपनी के कंट्रोल में होते हैं जिसने इनको एस्टैब्लिश किया है। यानी कि आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं है, बल्कि उसी कंपनी का हिस्सा है जो कंपनी यहाँ पर सर्विसेज ले रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए भारत की पहली एक डेडिकेटेड पॉलिसी लॉन्च करी गई है। लॉन्च किसने करी है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च करी है। और मध्य प्रदेश ने भारत के इकोनॉमिक जो परिदृश्य है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 का अनावरण किया है फरवरी 2025 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको आकर्षित किया जाए कि भाई हमारे यहाँ आकर आप ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को खोलिए। और इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे जो टीयर 2 शहर हैं उनमें ग्लोबल जो इनोवेशन और जो ऑपरेशन है उसके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। जो राज्य सरकार होगी वो एक व्यापार अनुकूल माहौल, फाइनेंशियल जो एक इंसेंटिव है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट का काम करेगी। और इसके माध्यम से ये कोशिश करेगी कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है उसके लिए एक एक बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आए और दुनिया भर की कंपनीज अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यहीं पर आके एस्टैब्लिश करें। ठीक। तो ये यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। एक चीज और पॉइंट देख लेते हैं कि नई जीसीसी नीति का उद्देश्य मेट्रो शहरों से ध्यान हटाकर उभरते शहरी केंद्रों पर फोकस करना है, जिससे इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे देशों को ग्लोबल संचालन हब के रूप में विकसित किया जा सके। ठीक। तो बेसिकली ये क्या है? भारत के आर्थिक विकास का डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजी के रूप में इसको देखा जा रहा है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये दिया गया है कि कर्नाटक ने बेंगलुरु के अलावा, कर्नाटक में बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली से कंपेयर करते हैं, तो कर्नाटक क्या कह रहा है कि बेंगलुरु में जो कंसंट्रेशन हो रहा है इसको हटाया जाए और बाकी इलाकों में भी जो है उनको चीजों को एस्टैब्लिश किया जाए। तो कर्नाटक ने कहा है कि बेंगलुरु के अलावा जीसीसी को 2029 तक 1,000 तक बढ़ाने की योजना उसने बनाई है, कि बेंगलुरु के अलावा दूसरी जगहों पर भी 1,000 जीसीसी को एस्टैब्लिश करने की बात कर्नाटक के द्वारा की जा रही है।
ठीक। अब यहाँ पर कंपनीज जो हैं वो मध्य प्रदेश में आके जीसीसी को एस्टैब्लिश करें, उसके लिए क्या क्या इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में जीसीसी एस्टैब्लिश करने वाले कंपनीज को 40% तक की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपए की रखी जाएगी। इसके अलावा राज्य जो है वो अपस्किलिंग, मार्केटिंग, पेटेंट फाइलिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए अलग से फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है उनको वो प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ उनको अपना काम शुरू करने में आसानी हो, इसके लिए नो क्वेरी पोर्टल शुरू किया है। नो क्वेरी का मतलब कुछ भी पूछताछ आपसे नहीं करी जाएगी, जो भी जरूरी काम है बस वही आपसे फुलफिल करवाए जाएंगे, वही जरूरी डॉक्यूमेंटेशन, वही जरूरी जो प्रोसेस है वो करवाए जाएंगे, और फालतू यहाँ पर कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से आए और अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्टैब्लिश कर सकें। और इसके लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी स्टैब्लिश करने की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक। एक पॉइंट इसमें और देख लेते हैं कि ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है, ये पहली विशेष जीसीसी पॉलिसी को लागू करने वाली मध्य प्रदेश जो है इससे दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल स्टैब्लिश कर रहा है, जिससे ये इंश्योर हो सके कि भारत की जो वैश्विक व्यापार उपस्थिति है वो केवल मेट्रो सिटीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहर भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फिर है नेशनल हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। ये जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है, ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की एक गठन का जो बात की गई है, का जो शुभारंभ किया गया है, वो 14 जनवरी 2025 को किया गया है, और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है, और श्री पल्ले गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का पहला अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है। इस बोर्ड में पल्ले गंगा रेड्डी जो अध्यक्ष है, उनके अलावा आयुष मंत्रालय, औषधि विज्ञान, कृषि और किसान कल्याण विभाग, वाणिज्य विभाग के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इसमें नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा हल्दी का उत्पादन करने वाले दो टॉप जो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना, और तकाडोंग हल्दी के लिए प्रसिद्ध मेघालय के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। तकाडोंग हल्दी के बारे में ध्यान रखिए, तकाडोंग हल्दी कहाँ से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है। इस बोर्ड का जो मुख्यालय है वो तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया जा रहा है। तो मुख्यालय कहाँ पर? मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में इसका स्थापित किया जाएगा। ठीक। बोर्ड जो है वो 20 राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय के हल्दी किसानों के इंटरेस्ट पर फोकस करेगा, और हल्दी से संबंधित प्रोडक्ट्स के रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करेगा। हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहा जाता है, और 2023-24 में 305 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 10.74 लाख टन हल्दी का उत्पादन हुआ था। 30 प्रकार की हल्दी भारत में उगाई जाती है, और भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक है, सबसे बड़ा हल्दी का कंज्यूमर है, और सबसे बड़ा हल्दी का एक्सपोर्टर भी है। भारत में 70% वैश्विक हल्दी का उत्पादन होता है, मतलब दुनिया में जितनी भी हल्दी का प्रोडक्शन होता है उसमें 70% हल्दी कहाँ पर उत्पादित होती है, कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? भारत में प्रोड्यूस होती है। ठीक है। 2023-24 में भारत से 1.62 लाख टन हल्दी और रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्यात हुआ है, जिनकी कुल कीमत 226.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने हल्दी बोर्ड की बात करी, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि भारत में नेशनल हल्दी बोर्ड की तरह कई दूसरे कमोडिटी बोर्ड्स भी हैं, जिनका जो स्थापना है वो स्पेशलाइज्ड जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी मार्केटिंग और उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के ऑब्जेक्टिव से की गई है। और ये बोर्ड जो है वो संबंधित मंत्रालयों के तहत काम करते हैं, और अपने अपने प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाते हैं और उन पॉलिसीज को लागू करते हैं। और भारत में हल्दी बोर्ड के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और बोर्ड्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हल्दी बोर्ड के अलावा हम कुछ और बोर्ड्स को यहाँ पर देख लेते हैं, जिनमें एक है हमारा कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1942 में की गई थी, और इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, कॉफी एक्ट 1942, जिसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस है बंगलुरु में।
बंगलुरु कर्नाटक में इसका हेड ऑफिस है। दूसरा है हमारा रबर बोर्ड। रबर बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1947 में की गई थी, और रबर बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो कोट्टायम केरल में है। ठीक। रबर बोर्ड के बाद अगला है हमारे पास टी बोर्ड ऑफ इंडिया। टी बोर्ड की जो स्थापना है वो 1953 में हुई थी। टी एक्ट 1953 के तहत उसका जो हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो कोलकाता में है। कहीं कहीं 1954 भी लिखा होता, लेकिन 1953 है। कोलकाता में हुई थी। फिर टोबैको बोर्ड हमारा आ जाता है। टोबैको बोर्ड की स्थापना 1976 में हुई थी, टोबैको बोर्ड एक्ट 1975 के तहत। और 1976 में इसकी स्थापना हुई, एक्ट 1975 का है। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुख्यालय इसका गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा मसाला बोर्ड है, 1987 में स्टैब्लिश हुआ था। मुख्यालय उसका कोच्चि, केरल में है। और नारियल विकास बोर्ड है, नारियल विकास बोर्ड की स्थापना 1981 में हुई थी, इसका मुख्यालय भी कोच्चि, केरल में है। उसके बाद काजू के विकास के लिए, काजू से संबंधित पॉलिसीज के लिए कैशू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, CEPCI, या काजू निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 1955 में की गई थी, मुख्यालय कोल्लम, केरल में है। और अभी हाल ही में हमारे 2025-26 के बजट में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है, जिसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? बिहार में करी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी जो अलाइड इंफॉर्मेशन थी वो थी। फिर हमारा भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा कंपनी, हवाई अड्डा परिचालन कंपनी GMR जो है वो UNGC में शामिल हो गई। UNGC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ये हवाई अड्डा परिचालन कंपनी है। ये कंपनी हवाई अड्डों का, एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने का काम करती है, जिसको UNGC में, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल किया गया है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देना है। बस ये ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालक कंपनी, एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने की जानकारी जो है वो दी है। ठीक। और GMR एयरपोर्ट द्वारा संचालित सभी हवाई अड्डों को US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल या इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन जो है वो प्राप्त है। GMR एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली, हैदराबाद, गोवा और इंडोनेशिया के मैदान में प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन करती है। और फिलीपींस के मक्तान से वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को टेक्निकल सर्विसेज जो है वो ये प्रदान करती है। ठीक है। इसके अलावा विशाखापट्टनम के भोगापुरम में और ग्रीस के क्रेटे में, क्रीट नहीं है, क्रेटे, क्रेटे में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास भी ये कर रही है। फिर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले बाईफेशियल, द्विमुखी का मतलब होता है बाईफेशियल, बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। बाईफेशियल सोलर प्लांट क्या होता है, इसको पहले समझना जरूरी है। बाईफेशियल सोलर प्लांट का मतलब होता है कि एक ऐसा सोलर पावर प्लांट जिसमें ऐसे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो दोनों तरफ से सूरज की रोशनी को, सूरज के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं। जनरली हम जो सोलर पैनल देखते हैं वो एक तरफ से ही सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरी तरफ से कुछ नहीं करते। लेकिन ये ऐसे सोलर पैनल्स हैं जो ऊपर से भी, यानी कि एक तरफ से भी, इस तरफ से भी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और इस तरफ से भी सोलर एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे और बिजली यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है। तो जो एक तरफ से करते हैं इनको मोनोफेशियल बोला जाता है, और जो दोनों साइड से सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बिजली बनाते हैं उनको बाईफेशियल बोला जाता है। ठीक। ये पैनल सामने की तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी सूरज की रोशनी को एक जनरल मोनोफेशियल की तरह ही एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। अब एक तरफ से तो सूरज की रोशनी सीधी आ रही है, तो उसको तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया मोनोफेशियल की तरफ से। और दूसरी तरफ जो जमीन की तरफ होता है, वहां पर वो उस सोलर एनर्जी को, सोलर की रोशनी को पकड़ती है जो जमीन से या किसी दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर पैनल से टकराती है, उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे बिजली का ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। कॉस्ट एफिशिएंसी भी यहाँ पर आती है। तो ऐसा ही जो बाइफेशियल सोलर प्लांट है उसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली के ओखला विहार, दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में।
18 फरवरी 2025 को मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल बाईफेशियल सोलर पैनल का उद्घाटन किया गया है। वर्टिकल बाईफेशियल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने खैबर दर्रा जो डिपो है वहां पर भी 1 मेगावाट के रूफटॉप सोलर पैनल का प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, यही वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी जो बातें मैंने बताई हैं वो यहीं लिखी हुई हैं, तो आप समझ ही गए हैं क्या है। एक पॉइंट यहाँ पर और है कि भारत विकास और सततता के साथ 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन को भारत क्या करना चाहता है, अटेन करना चाहता है और कमिटेड है इस तरफ। फिर है गिद्ध गणना के में संख्या के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष पर। गिद्ध यानी कि वल्चर्स, वल्चर्स क्या हैं? वल्चर जो होते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स का मतलब क्या है? जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर सफाई करते हैं, वो गिद्ध हैं। और गिद्धों का हमारे पर्यावरण में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं कि गिद्धों की जनसंख्या भारत में लगातार घटती चली जा रही है और लुप्त होने की कैटेगरी में पहुंच गई थी। और किस वजह से लुप्त होने की कैटेगरी में पहुंच गई? तो उसका कारण था एक दर्द निवारक दवा, एक पेन किलर जो जानवरों को दिया जाता था, जिसका नाम था डाइक्लोफिनेक। ये जो डाइक्लोफिनेक जब जानवरों को दिया जाता था दर्द को दूर करने के लिए उनके, और जानवर जब उसको खाता था और बाद में कभी उस जानवर की जब मौत होती थी, उस दवा के ट्रेसेस जो होते थे उस जानवर के अंदर रह जाते थे। और ऐसे मरे हुए जानवर को खाने के बाद ये दवा के जो ट्रेसेस है वो गिद्ध के अंदर पहुंच जाते थे, और गिद्धों की जो किडनी थी वो किडनी फेल हो जाती थी और वो गिद्ध भी मर जाते थे। तो इस वजह से गिद्धों का मास एक्सटिंक्शन जो है वो शुरू हो गया था। और हमारे देश में जब जहां पर आज से 15 20 30 साल पहले गिद्ध प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, वो गिद्ध अब दिखने को नहीं मिलते हैं। और इसलिए जो सरकार है वो गिद्धों की आबादी को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोग्राम भी चला रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में ही एक गिद्ध प्रजनन जो केंद्र है उसकी स्थापना हुई है। कहाँ पर हुई है, क्या नाम है, मुझे आप बताइए, ठीक। और इसी को देखने के लिए कि इनका असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, गिद्धों की जो जनगणना हुई है, गिद्धों की गणना हुई है, वो भी की गई है। और 2025 गिद्ध गणना का पहला चरण जो है मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा 17 से 19 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। और इस गिद्ध गणना के बाद ये पता चला कि मध्य प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा जो गिद्ध आबादी है वो है। तो क्या समझ में आया कि देश में सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पर है? देश में सबसे ज्यादा गिद्ध है मध्य प्रदेश में। और इसके अनुसार राज्य में 12,981 गिद्ध हैं, जबकि 2024 में केवल 10,845 गिद्ध पाए गए थे। तो ये संख्या बड़ी है। इसका दूसरा चरण जो है वो 29 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। अभी आगे वो मिलेगा तो हम लोग उसकी बात करेंगे। पहली बार मध्य प्रदेश में गिद्धों की गणना 2016 में की गई थी, जब 7,000 के लगभग यानी कि 6,999 गिद्ध निकले थे। अब इसमें कई गुना, लगभग दोगुनी बढ़ोतरी गिद्धों की संख्या में हो गई है। पूरी दुनिया में 23 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं, जिनमें से 9 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में इनमें से 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। जिनमें से 4 यहाँ के स्थायी निवासी हैं: लंबी चोंच वाला गिद्ध, सफेद पीठ वाला गिद्ध, मिस्री यानी कि इजिप्शियन वल्चर, और लाल सिर वाला गिद्ध यानी कि रेड हेडेड वल्चर यहाँ पर पाया जाता है। और 3 माइग्रेटरी गिद्ध भी यहाँ पर मिलते हैं, जिनमें हिमालयन ग्रिफॉन, प्रेशियन ग्रिफॉन और सिनेरियस वल्चर यहाँ पर पाया जाता है। तो ये 7 जो प्रजातियां गिद्ध की यहाँ पर पाई जाती हैं। गिद्धों का सबसे बड़ा जो कुनबा है वो मिला है पन्ना नेशनल पार्क में, जहां पर रेड हेडेड वल्चर जिसे एशियन एशियन किंग वल्चर कहा जाता है, इंडियन ब्लैक वल्चर और पौंडीचेरी गिद्ध भी कहा जाता है, वो यहाँ पर पाया जाता है। फिर है दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला। दार्जिलिंग में जो चिड़ियाघर है उसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पर देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक खोला गया है और 2025 से पूरी तरीके से संचालित होना शुरू हो गया है। इस बायो बैंक का काम क्या है? जो दुर्लभ जंतु हैं, जो संकटग्रस्त जंतु हैं, उनके डीएनए वगैरह को यहाँ पर स्टोर करके रखा जाएगा, जिससे कि अगर ये लुप्त हो जाते हैं तो आने वाले समय में इनको पुनर्जीवित किया जा सके, ठीक है। तो जो सुविधा है जुलाई 2024 में स्थापित हुई थी, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियों यानी कि जो वल्नरेबल स्पीशीज हैं उनके आनुवांशिक पदार्थों यानी कि जेनेटिक मैटर, जिसमें डीएनए, उनके सेल्स और उनके जो टिश्यूज हैं उनको संरक्षित किया जाएगा।
इसके साथ यहाँ पर इसी जूलॉजिकल पार्क ने एक पशु संग्रहालय भी शुरू किया है, जिससे जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और जो रिसर्च उसको मजबूती मिलेगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोशिकीय और आणविक जीव यानी कि सेलुलर एंड मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। ये जो बायो बैंक है ये एक फ्रोजन जू के रूप में काम करेगा, क्योंकि टिश्यूज और डीएनए को हम नॉर्मल टेम्परेचर में तो कंजर्व नहीं कर सकते, तो इनके लिए बहुत कम टेम्परेचर पे इनको क्या किया जाएगा, इनको स्टोर करके रखा जाएगा। -196 डिग्री पर लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायोजेनिक टेक्निक से इनको संरक्षित किया जाएगा। किसको? संकटग्रस्त प्रजातियों से प्राप्त डीएनए कोशिकाओं और ऊतकों के सैंपल्स को, स्पेसिमेंट्स को। और ये क्या करेगा, ये वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च, रिप्रोडक्शन से संबंधित जो प्रोग्राम्स हैं, और भविष्य में अगर ये प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं तो उनके रिजेनरेशन यानी कि इनके पुनर्जीवन के प्रयासों के लिए उपयोगी होगा। हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले करंट में पढ़ा है कि एक लुप्त हो चुके भेड़िए की प्रजाति को दोबारा से पुनर्जीवित किया गया है। वो भेड़िए की प्रजाति कौन सी है, किस देश में ये काम हुआ है, मुझे कमेंट में बताइएगा। फरवरी 2025 तक इस बायो बैंक ने 23 प्रजातियों के 60 से ज्यादा जानवरों के जेनेटिक जो सैंपल्स हैं उनको इकट्ठा किया है। इनमें वो स्पीशीज भी शामिल हैं जो विलुप्त होने के हाईएस्ट रिस्क पर हैं। ठीक है। बायो बैंक के अलावा यहाँ पर जो पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है वहां पर एक आधुनिक पैथोलॉजी लेबोरेटरी और एक स्केलेटन जो संग्रहालय है, जो म्यूजियम है, वो भी शुरू किया गया है, जो कंजर्वेशन और एजुकेशनल जो जो प्रयास है उनको मजबूत करेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इनिशिएटिव है ये नेशनल लेवल पर इसको एक्सपैंड किया जा रहा है, और अभी तो इसको दार्जिलिंग में खोला गया है। इसके अलावा दिल्ली के नेशनल जो जूलॉजिकल पार्क है और उड़ीसा का नंदन कानन जो जूलॉजिकल पार्क है वहां पर भी भविष्य में ऐसे बायो बैंक को स्थापित करने की योजना है। तो कहाँ पर भविष्य में स्थापित करने की बात चल रही है वो भी ध्यान दीजिएगा। फिर है हमारा केरल सरकार की एक्सपायरी दवाइयों के संग्रह और निपटान पर पहली परियोजना शुरू करी गई। एक्सपायरी दवाइयाँ कौन सी होती हैं? हर दवाई का एक ऐसा समय होता है जिस समय पर वो ज्यादा फायदा करती हैं और उसके बाद उनकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद वो इफेक्टिव नहीं रहती हैं या नुकसान भी कर सकती हैं कंज्यूम करने पर, और उसको बोलते हैं दवाइयों का एक्सपायर हो जाना, दवाइयों का निष्क्रिय बेकार हो जाना। ठीक। तो यहाँ पर देश में पहली बार घरों से एक्सपायरी और अनयूज्ड दवाओं को साइंटिफिक तरीके से इकट्ठा करने और उनका निपटारा करने, उनको डिस्पोज करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। कहाँ शुरू किया जा रहा है? केरल में शुरू किया जा रहा है। और केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कोझिकोड में एन प्राउड यानी कि अप्रयुक्त दवाओं यानी कि अनयूज्ड मेडिसिन को हटाने के लिए जो नया कार्यक्रम है इसके नाम पर इस परियोजना को शुरू किया है। कहाँ पर? कोझिकोड में। नाम क्या है? एन प्राउड नाम है, ये ध्यान रखना है। एन प्राउड का पूरा नाम यहाँ पर देकर रखा गया है, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग्स। और इससे क्या होगा, अधिकारी जो हो गए वो घरों से अनयूज दवाइयों को इकट्ठा करेंगे और स्पेसिफाइड जगहों पर उनको डिस्पोज करने की फैसिलिटीज को वो प्रोवाइड करेंगे। पहली बार हो रहा है जब सरकारी लेवल पर इस तरीके का ये काम शुरू किया जा रहा है। इसको कोझिकोड निगम और कोझिकोड जिले की उल्लियरी पंचायत में पहली बार लागू किया जा रहा है, और उसके बाद पूरे राज्य में उसको लागू किया जाएगा। ठीक, इतना इसमें हमको ध्यान रखना है। फिर है हमारा देश के प्रकृति परीक्षण अभियान का नाम 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आए हैं। यहाँ पर अगर देखें तो भारत ने आयुर्वेद और ओवरऑल हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, और इसमें प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। और ये इस चीज को दिखाता है कि जो आयुर्वेद है वो ग्लोबली उसको रिकॉग्निशन मिलता जा रहा है। जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग है और जो आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा इस अभियान का, कौन सा अभियान? प्रकृति परीक्षण अभियान का पहला चरण 20 फरवरी 2025 को मुंबई में किया गया था, संपन्न किया गया था। ठीक। इसमें जो 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है, एक सप्ताह में किसी स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का रिकॉर्ड। इसमें
60,04,912 जो संकल्प या कमिटमेंट्स हैं वो यहाँ पर प्राप्त किए गए। एक महीने में किसी हेल्थ अभियान, हेल्थ मूवमेंट के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का रिकॉर्ड, जो कि है 1,38,92,976 कमिटमेंट्स का। इसके पहले 58,284 का कमिटमेंट चीन की सिग्मॉल सीएमबी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मिला था। और ऐसे ही अब तक किसी स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का रिकॉर्ड, सबसे बड़े ऑनलाइन फोटो एल्बम का रिकॉर्ड, जिसमें डिजिटल प्रमाण पत्र को दिखाते हुए लोगों की तस्वीरें डाली गई हैं, 62,525 तस्वीरें इसमें हैं। और सबसे बड़े ऑनलाइन वीडियो एल्बम का रिकॉर्ड भी यहाँ पर, जिसमें एक ही वाक्य कहते हुए लोगों के वीडियोस यहाँ पर आए हैं। ठीक, तो ये उतना ही, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बातें हैं आगे। भारत का पहला कांच का पुल, उसका उद्घाटन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 30 दिसंबर 2024 को भारत के पहले कांच के पुल, पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है कन्याकुमारी में। ये जो पुल है ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। 37 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। बस इतना इसमें ध्यान रखना है। ये पुल जो है वो कांच की सतह, कांच का है तो जाहिर सी बात है पारदर्शी होगा, और इस पर चलने पर ऊपर से समुद्र दिखाई पड़ता है। फिर है अगला, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए एक नया फॉर्मेट लॉन्च किया गया है, नया प्रारूप लॉन्च किया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 17 जनवरी 2025 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का जो नवा संस्करण, नवा एडिशन उसको लॉन्च किया। और इसमें एक इम्पार्शियल इवैल्यूएशन को एंश्योर करने के लिए एक नया जो फॉर्मेट है उस नए फॉर्मेट को पेश किया है। इस साल 2025 में एक नया काम शुरू किया गया है। इस साल सुपर स्वच्छ लीग की अवधारणा शुरू करी गई है, और इस सुपर स्वच्छ लीग में उन शहरों को कंसिडर किया जाएगा, उन शहरों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिन शहरों ने पिछले 3 सालों में 21, 22 और 23 में लगातार स्वच्छता के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और सुपर स्वच्छ लीग में 12 शहरों को शामिल यहाँ पर किया गया है, और जो यहाँ पर जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर किया गया है। एक चीज यहाँ पर देखनी जरूरी है कि 2016 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण है वो शुरू किया गया था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है, स्वच्छता सर्वेक्षण है, जिसको आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, 2024 में उन शहरों को सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया जिन्होंने पिछले 3 सालों में कम से कम 2 बार टॉप 3 में अपनी पोजीशन को सिक्योर किया है। ठीक, अब यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से इन 12 शहरों को निकाला गया है। तो सबसे पहले अगर देखें तो बहुत छोटे शहर, बहुत छोटे शहर की कैटेगरी में वो शहर रखे गए हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो 20,000 से कम है। तो इन शहरों में 20,000 से कम शहरों में जो शहर आए हैं वो हमारे पास है, पहले पे महाराष्ट्र का पंचगनी है, और दूसरे नंबर पर गुजरात का पाटन है। फिर 20,000 से 50,000 तक की जनसंख्या वाले शहरों को लिया गया है, इनको छोटे शहर की कैटेगरी में रखा गया है। और छोटे शहर यानी कि वो शहर जो 20,000 से 50,000 की जनसंख्या वाले हैं, इनमें आया है महाराष्ट्र का विटा और महाराष्ट्र का ही सासवड़। ठीक, ये 4 शहर हो गए इस कैटेगरी में। पहला वीटा है और दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा सासवड़ है कैटेगरी में। ये पहला, दूसरा और ओवरऑल अभी तक चौथा हो गया। ठीक, ऐसे ही अगर देखें तो मीडियम जो सिटीज हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 से 3 लाख के बीच में है, इनमें अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, आंध्र प्रदेश का तिरुपति है, और दिल्ली का हमारे पास एनडीएमसी यानी कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यहाँ पर टॉप 3 पोजीशन पे है। ओवरऑल में 7 हो गए हमारे। बड़े शहर यानी कि वो शहर जिनकी जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख के बीच में है, इसमें यूपी का नोएडा है और चंडीगढ़ जो है वो शामिल है, यूनियन टेरिटरी का। मिलियन प्लस शहर में वो शहर आते हैं जहाँ की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ज्यादा है। इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र का नवी मुंबई दूसरे स्थान पर, और गुजरात का सूरत जो है वो तीसरे स्थान पर है। इंदौर को लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। और यहाँ पर अगर देखें तो अगला जो पॉइंट हमारे पास निकल के आता है वो आता है मोपा हवाई अड्डे से। मोपा हवाई अड्डे को ही मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, जो गोवा का हवाई अड्डा है। तो मोपा हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो है वो दिया गया है।
मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा का जो हवाई अड्डा है, जिसे GMR गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के द्वारा डेवलप और ऑपरेट किया जाता है, उसने फरवरी 2025 को में वो फरवरी 2025 में भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जिसे नेशनल जो सुरक्षा परिषद है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, उसने सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सर्विस के एरियाज में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यानी कि गोल्डन ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो किसने किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि NSCI ने किया है। किसमें किया है? सेवा क्षेत्र में किया है। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का गोल्डन ट्रॉफी दिया है मोपा यानी कि मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डे गोवा को। ठीक, ये पहला भारतीय हवाई अड्डा है जिसे सेवा क्षेत्र में स्वर्ण ट्रॉफी जो है वो प्रदान करी गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, भारत की जो तटरेखा है इसमें बढ़ोतरी करी गई है। हम जानते थे अभी तक कि भारत की जो तटरेखा है वो 7,516 किलोमीटर है, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 11,098 किलोमीटर। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र यानी कि NCCR, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने उपग्रह और जो जो सर्वे डेटा है उसका उपयोग करके इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसमें चेंज किया है और उसकी रिपोर्ट जारी करी है। इसके हिसाब से भारत की जो कोस्ट लाइन है उसमें 47.6% की बढ़ोतरी हुई है। 1970 में इसको 7,516 किलोमीटर का आसेस किया गया था और 2023-24 को बढ़ाकर 11,098 किलोमीटर कर दिया गया है। बेसिकली हुआ क्या है, तटरेखा को मापने की तकनीक में बदलाव किया गया है, तरीके में बदलाव किया गया, इससे जो एरिया है वो हमारा जो जो लेंथ है वो हमारी लेंथ बढ़ गई है। ठीक, नई पद्धतियों को अपनाने के कारण है। इसमें खाड़ियों को यानी कि जो गल्फेज हैं, मुहाने हैं, प्रवेश द्वार और दूसरी जो चीजें हैं उनको भी शामिल किया गया है। पहले क्या होता था, अगर हम देखें तो अगर हमारे पास भारत का नक्शा इस तरीके से अगर हमने बनाया तो एक सीधी लाइन है, इसी को नाप लिया। लेकिन बेसिकली क्या है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर उभरा हुआ इलाका, फिर कहीं पर बे आ गई और इस तरीके से ये है। तो पहले तो एक सीधी बेसलाइन बना ली गई, उसको नाप लिया गया, लेकिन अब क्या किया गया, अब ये पूरा जो अगर घुमाव है तो इसको भी नापा गया और इस तरीके से इस चीजों को, गल्फेज, बेस वगैरह को, मुहानों को, एस्टुरीज वगैरह को भी शामिल करने की वजह से अब जो लेंथ है वो लेंथ हमारी बढ़ गई है। ठीक है, तटरेखा में बदलाव आया है तो राज्यों की तटरेखा में बदलाव आया होगा। गुजरात की तटरेखा जो थी वो 1214 किलोमीटर 1970 में एसेस की गई थी, ये बढ़कर हो गई 2340 किलोमीटर अब। समुद्र तट की लंबाई में सबसे ज्यादा वृद्धि के साथ साथ सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य भी गुजरात हमारा बना हुआ है अभी भी। पश्चिम बंगाल में 357% की वृद्धि हुई और उसकी तटरेखा 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर हो गई है। परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है वो पश्चिम बंगाल में हुई है और अब एब्सोल्यूट फिगर्स में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो गुजरात में हुई है। इसके बाद तमिलनाडु की जो नई तटरेखा है वो 1,068 किलोमीटर हो गई है, जो कि पहले 906 थी। केरल ने में 30 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 5% की वृद्धि हुई है और सबसे कम जो वृद्धि हुई है वो केरल में ही हुई है। पुडुचेरी की जो तटरेखा है वो 4.9 किलोमीटर कम हो गई है, 10.4% की कमी आई है पुडुचेरी की तटरेखा में। ठीक, अभी तक क्या था, अगर हम सीक्वेंस लगाते थे तो उसमें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बाद तटरेखा की लंबाई में आता था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है वो तमिलनाडु की जो तटरेखा है वो आंध्र प्रदेश से ज्यादा हो गई है। पनडुब्बी मत्स्य 6000 का बंदरगाह पर परीक्षण पूरा हो गया है। मत्स्य 6000 बेसिकली भारत का जो डीप ओशन मिशन है उसके तहत है और भारत की एक समुद्रयान परियोजना है जिसके तहत गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 को डेवलप किया गया है और इसका कटपुल्ली बंदरगाह पर वेट जो है वो परीक्षण किया गया, पानी में उतारकर इसका परीक्षण किया गया और इसमें 500 मीटर की गहराई तक उथले पानी में इसको उतारा गया है। मत्स्य 6000 देश की जो ओशन एक एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी है उसमें एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, ऐसा बताया जा रहा है। इतना हमें जो है इसमें ध्यान रखना है, बाकी इसमें हमको और कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। फिर अगला पॉइंट है कि भारत में बाल विवाह, समय पूर्व बच्चे पैदा करने की दर में कमी आई है। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट ने एक स्टडी को पब्लिश किया था जिसमें ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में कई देशों में जो चाइल्ड मैरिज है
और समय से पहले जो बच्चों को जन्म देने की जो दर है उसमें वृद्धि हुई है, जबकि भारत में इस मामले में कमी आई है, जो कि अच्छी बात। इथोपिया का वोलो यूनिवर्सिटी और कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने भारत समेत 106 देशों की स्टडी यहाँ पर करी। 106 देशों की स्टडी करी है, जिसमें 1990 से 2023 तक के 12 लाख से ज्यादा जो किशोरियां हैं उनके डेटास का यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। यहाँ पर ये कहा गया कि भारत में अभी 8.38% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में की जा रही है, और 3.62% जो किशोरियां हैं वो 19 साल से कम उम्र में मां बन रही हैं। कम उम्र में शादी और मां बनने का असर जो है वो स्कूली शिक्षा पर पड़ता है उनकी, और भारत में 5.7% जो लड़कियां हैं वो स्कूल से बाहर हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो चाइल्ड मैरिज है उसकी दरें अभी भी ज्यादा बनी हुई हैं। बांग्लादेश में चाइल्ड मैरिज की जो दर है वो 55.55% है, यानी कि 55.55% लड़कियां जो हैं वो 18 साल से कम उम्र में उनकी शादी की जा रही है। सेंट्रल अफ्रीका में ये दर 49% है, माली में ये दर 39% है। सबसे कम जो दर है वो ट्यूनीशिया में है। ट्यूनीशिया हमारा नॉर्दर्न अफ्रीका में मौजूद एक देश है, अल्जीरिया के बगल में, और यहाँ की ये जो दर है वो 0.46% है। केवल 0.46% ही लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में की जा रही, जो कि सबसे कम है। यहाँ पर लिस्टिंग भी देके रखी गई है। बांग्लादेश में बाल विवाह की जो दर है 55.5 है, भारत में 8.38 है, और सेंट्रल अफ्रीका में 49.06, मैक्सिको में 24.01, नाइजर में 50.13, और पाकिस्तान में 13.62 यहाँ पर देकर रखी गई, सीक्वेंस में नहीं है। 19 वर्ष से पहले जहां पर लड़कियां बच्चों को जन्म दे देती हैं वो बांग्लादेश में 30.23 है, भारत में 3.62 है, और ऐसे ही ये बाकी देशों में, दोनों में ही देखें तो सबसे कम दर इन देशों में भारत में ही है। अगला पॉइंट है हमारे पास, संसद में 6 नई भाषाओं के लिए ट्रांसलेशन सर्विसेज का विस्तार किया गया है, यानी कि 6 नई भाषाओं की ट्रांसलेशन सर्विसेज जो है वो अब उपलब्ध होंगी संसद में। और ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? ये है बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। इनके समेत 6 नई भाषाओं में ट्रांसलेशन सर्विसेज का एक्सपेंशन किया गया है, और अब संसद में कुल 16 भाषाओं का ट्रांसलेशन जो होगा वो अवेलेबल होगा, और 22 आधिकारिक भाषाओं को टोटल जो हमारे पास देकर रखे गए हैं, कौन से शेड्यूल में है मुझे बताइएगा, वो यहाँ पर अब शामिल करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो अब 16 हो गई। पहले 10 कौन सी थी? इन 6 को मिलाकर जिनसे 16 हो गई वो यहाँ पर देके रखी गई हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद सेवाएं जो थी वो मौजूद थी। यानी कि अगर किसी को इन भाषाओं में संसद की कार्यवाही की डिटेल चाहिए तो इन भाषाओं में अनुवाद करके उनको वो डिटेल्स वहां पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। फिर है भारत में जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है उसमें 70% की कमी आई है। शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी उतना सही शब्द नहीं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि हर 1,000 जिंदा जन्म लेने वाले बच्चों में से कितने बच्चे जो है वो 1 साल के पहले ही उनकी मौत हो जाती है। यानी कि 1 साल का जीवन काल पूरा करने से पहले ही 1,000 में से जितने बच्चे मर जाते हैं उसके दर को बोला जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो कि इम्पोर्टेंट आंकड़ा है, जो किसी भी देश की जो हेल्थ सर्विसेज की पोजीशन है, जो वहाँ का न्यूट्रिशन है, साफ सफाई और जो दूसरी चीजें उनके बारे में हमको एक पिक्चर जो है वो क्लियर करता है। ठीक, तो भारत ने जो शिशु मृत्यु दर है उसको 70% घटा दिया है, और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल भारत ने पेश किया है। और ये बात कौन बता रहा है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की मार्च 2025 में जारी इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट में ये कहा गया है, और ये कहा जा रहा है कि भारत ने इस प्रकार इस दिशा में एक बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त करी है। रीजन क्या बताए जा रहे हैं? आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे लाखों बच्चों की जान जो है वो बच रही है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2000 के बाद भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की यानी कि U5MR के बच्चों की मौतों का आंकड़ा 70 और नवजात की मौतों का आंकड़ा 61% तक कम किया था। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत हर परिवार को $5500 यानी कि 5 लाख रुपए के बीमे देने से जो हालात है उनमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और भारत के साथ साथ कुछ और देशों के बारे में भी यह कहा गया है कि नेपाल, सेनेगल और घाना में भी यहाँ पर संसाधनों का सही इस्तेमाल करके यहाँ पर
जो है वो प्रोग्रेस करी गई है। ठीक है। 2023 में टीकाकरण वर्ष 2000 के मुकाबले 56 से 93% करने से बच्चे सुरक्षित हैं। वैक्सीनेशन का रेट जो सन 2000 में 56% था, 2023 में 93% हो गया। इससे वो बीमारियां जिनसे वैक्सीनेशन के द्वारा बचा जा सकता है उनसे बच्चे बच रहे हैं ज्यादा मात्रा में, और उन बीमारी की वजह से बच्चों की मौतें नहीं हो रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में 2023 में 48 लाख बच्चों की जो मौतें हुई हैं वो अलग अलग बीमारियों से हुई है। फिर हमारे पास आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है, भारत में 4 नई रामसर साइट जो है वो बनाई गई हैं। तो देश के 4 नए रामसर स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने की घोषणा करी गई है, और अप्रैल 2025 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। इसको और अपडेट कर लेते हैं, आज की डेट में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 91। इसके बाद 2 और नई साइट्स को यहाँ पर जोड़ा गया है, जिससे 89 थी और अब 91 हो गई है। तो आज की डेट में 91 है। वो 2 नई साइट्स कौन सी हैं मैंने बताया है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। फिलहाल यहाँ पर जिन 4 की बात हो रही है वो कौन कौन सी है, वो सक्कर कुट्टई पक्षी अभ्यारण्य, खेड़गल पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है, और सिक्किम का खेचोपलरी वेटलैंड, और झारखंड की जो उधवा झील है वो इन 4 में शामिल है। 2 और नई कौन सी हैं और वो कहाँ पर हैं ये मुझे आप बताइएगा। और फिलहाल तमिलनाडु जो है वो देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स वाला जो राज्य है वो बन गया है, 20 है वहां पर। और ग्लोबल लेवल पर भारत जो है वो दुनिया के 30वां सबसे ज्यादा रामसर साइट्स वाला देश जो है वो बन गया है। तो ये जो था ये आज का सेगमेंट था। इसके बाद हमारा यहाँ से इंटरनेशनल जो इवेंट्स है वो शुरू हो जाएंगे, जिसको हम लोग कल कवर करेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। घटनासार को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसको इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो तक। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।